साल 1775। इस समय अमेरिका पर ब्रिटेन का कंट्रोल था, जिनकी इस तानाशाही को खत्म करने के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन ने पूरे अमेरिका के लोगों को साथ लेकर एक आर्मी तैयार की, जिसने सीधा ब्रिटेन की आर्मी से अमेरिका के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की, जिस दौरान इस जंग में फ्रांस एंड स्पेन ने भी ब्रिटेन के खिलाफ इनकी मदद की। और इसी मदद के लिए साल 1782 में फ्रांस से एक जहाज जिसका नाम विले दे पेरिस था, वो कई जरूरी सप्लाई लेकर अमेरिका की ओर निकली, लेकिन कभी भी अमेरिका तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये थी कि इस जहाज पर ब्रिटेन ने हमला करके इसे नहीं डुबाया था, बल्कि इस दौरान कुछ बहुत ही अलग हुआ था, कुछ बहुत अजीब। और इस शिप के डूबने के पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि समुद्र में रहने वाले एक शैतान का हाथ था। एक 6 मंजिला यानी कि ऑलमोस्ट 20 मीटर बड़े जायंट स्क्विड का, जो अचानक समुद्र की गहराई से आया और इस 55 मीटर लंबी और 14 मीटर ऊंचे जहाज को गहरे पानी में खींच लिया। इसके बाद शिप का क्या हुआ और शिप में बैठे लोगों का क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जानता। पर क्या ये जायंट स्क्विड वाली स्टोरी सच है? और क्या सच में कई मंजिला बड़े एलियन जैसे दिखने वाले जायंट्स हमारे समुद्र के अंदर रहते हैं? जवाब काफी शॉकिंग है, पर है हाँ, ये जायंट एनिमल्स इसी ग्रह में हमारे साथ रहते हैं। और अब तो हमारे पास इन जायंट एनिमल्स के कई फोटोग्राफिक और वीडियो प्रूफ भी है। और सिर्फ जायंट स्क्विड ही नहीं, बल्कि जायंट ओरफिश, स्टाइजियो मेडुसा जाइगेंटिया जैसे कई ऐसे एनिमल्स हैं जो समुद्र की इस अंधेरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों और अलग अलग गहराइयों में छुपे हैं, जहां प्रकाश की किरणें तक नहीं पहुंच पाती। पर आखिर ये डीप सी एनिमल इतने जायंट आकार में इवॉल्व कैसे हुए, और बिना सनलाइट के भी आखिर ये जीव समुद्र की गहराई में सरवाइव कैसे कर पाते हैं? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, जिस तरह पृथ्वी पर मौजूद कॉन्टिनेंट्स पर अलग अलग देश होते हैं ना, जिनका अपना कल्चर एंड एनवायरनमेंट होता है, उसी तरह ऑलमोस्ट 11,000 मीटर की गहराई तक जाने वाले पृथ्वी के समुद्र भी अलग अलग जोन्स में बटे हुए हैं। और हर जोन में अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिनका रहन सहन, खान पान एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आकार एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब इनमें से सबसे पहले ना सनलाइट जोन शुरू होता है, जो समुद्री सरफेस से लेकर 200 मीटर की गहराई तक जाता है। और जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि समुद्र के इसी हिस्से तक सूरज का प्रकाश पहुंच पाता है, जिसका रिजल्ट कि समुद्र के इस हिस्से में फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट पेड़ पौधे और उन पेड़ पौधों को खाकर अपना पेट भरने वाले जीवों का एक बड़ा इकोसिस्टम है। लेकिन 200 मीटर के बाद शुरू होता है मेसोप्लेजिक जोन, जो समुद्र में 1000 मीटर्स नीचे तक जाता है। समुद्र का एक ऐसा हिस्सा जहां सनलाइट ना के बराबर आती है। और 1000 मीटर के बाद शुरू होता है बैथीपैलेजिक जोन, जो ऑलमोस्ट 4000 मीटर्स नीचे तक जाता है, जहां आपको बैक्टीरिया, एल्गी, जेलीफिश, वॉर्म्स, क्रूस्टेशियंस, सी स्टारफिश जैसे एनिमल्स का बायोल्यूमिनस रूप देखने को मिलता है। 4000 मीटर के बाद शुरू होता है एबाइसल जोन, जो कि 6000 मीटर नीचे तक जाने वाली पूरी तरह अंधेरे में बसी दुनिया है, जहां पर ज्यादातर समुद्री तल मौजूद है। लेकिन जिस तरह पृथ्वी पर बड़ी बड़ी खाइयां होती है ना, उसी तरह समुद्र में भी कई बड़ी बड़ी खाइयां मौजूद है, जिनमें से कई पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरी है, जैसे कि मरियाना ट्रेंच। और इन्हीं ट्रेंच के चलते पृथ्वी के समुद्रों के इस एलियन दुनिया में एक और लेयर जुड़ता है, जो कि 6000 मीटर से ऑलमोस्ट 11000 मीटर तक जाता है, जिसे वैज्ञानिक द हैडल जोन कहते हैं। सनलाइट जोन के बाद के सभी जोन्स ही समुद्र का वो मिस्टीरियस हिस्सा है जो हमेशा वैज्ञानिकों को हैरान करता है, क्योंकि यहाँ से हमारे ही ग्रह पर मौजूद समुद्र एक ऐसे एलियन लाइक वर्ल्ड में बदल जाता है ना, जहाँ के थाउजेंड्स ऑफ टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम इंसानों का सर्वाइव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर रिसर्च करना तो स्पेस में दूसरे ग्रह पर जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। इसी के चलते साल 1960 से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 600 लोग स्पेस में जा चुके हैं, लेकिन डीप सी में ये नंबर घटकर केवल 27 हो जाता है। और समुद्र की यही मिस्टीरियस दुनिया जन्म देती है कई ऐसे एनिमल्स को जो हमारे ग्रह पर रहकर भी हमें एलियन जैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टाइजियो मेडुसा जेलीफिश, जायंट ओरफिश और स्टोरीज के डरावने क्रिएचर जायंट स्क्विड, जो सभी जायंट डीप सी एनिमल्स समुद्र की अंधेरी एलियन दुनिया में अलग अलग डेप्थ में रहते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में अब हम जानेंगे। स्टाइजियो मेडुसा जाइगेंटिया
इसे सिंपल लैंग्वेज में डीप सी जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। अब जहां इन जेलीफिश के सनलाइट जोन में रहने वाले एंसेस्टर्स बस कुछ सेंटीमीटर तक के ही लंबे होते हैं ना, वहीं समुद्र की अंधेरी गहराई में रहने वाली ये डार्क रेड कलर के मॉन्स्टर्स जैसे दिखने वाली डीप सी जेलीफिश 10 मीटर यानी कि 3 मंजिला इमारत जितनी बड़ी हो सकती है, जो समुद्र के मेसोपेलाजिक जोन एंड एबाइसल जोन के बीच ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स की डेप्थ पर रहती है। इस स्पीसीज को सबसे पहले साल 1899 में देखा गया था, लेकिन 1959 में जाकर इसे एक नई स्पीसीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। स्टाइजियोमेडुसा जाइगैंटिया को सुपर रेयर एनिमल्स में काउंट किया जाता है, क्योंकि इनकी डिस्कवरी के बाद की 110 सालों की हिस्ट्री में पूरी दुनिया में अराउंड 100 बार ही इन जायंट जेलीफिश को देखा गया है। जायंट ओरफिश। सितंबर 1996 अमेरिका के सैन डियागो के बीच पर अमेरिकन नेवी ऑफिसर को एक बहुत ही बड़ी एंड मिस्टीरियस ओरफिश दिखी, क्योंकि जहां नॉर्मल ओरफिश 3 फीट यानी कि 300 सेंटीमीटर तक ही बड़ी होती है ना, वहीं पर ये वाली ओरफिश को जब नापा गया तो ये अनइमेजिनेबल 7 मीटर यानी कि 23 फीट तक लंबी थी। जल्दी ही लोगों ने इसकी इस लेंथ को देखकर रियलाइज कर लिया कि ये कोई नॉर्मल ओरफिश नहीं है, बल्कि समुद्र के मेसोपेलाजिक जोन की 1000 मीटर डेप्थ पर रहने वाली जायंट ओरफिश है, जो कि गलती से यहाँ पर आ गई है। समुद्र की डार्क गहराइयों में छिपी रहने वाली जायंट ओरफिश की इस स्पीसीज को सबसे पहले साल 1772 में देखा गया था, और तब से वैज्ञानिकों ने कई डिफरेंट साइजेस के जायंट ओरफिश को ऑब्जर्व किया, जिनमें से एक जायंट फिश तो ऑलमोस्ट 17 मीटर यानी कि 10 मंजिल जितना बड़ा था। जायंट स्क्विड। 300 से लेकर 1000 मीटर की गहराई पर रहने वाले ये जायंट स्क्विड पृथ्वी पर रहने वाले कुछ सबसे बड़े जीवों में से एक है, जो कि नॉर्मली 12 से 13 मीटर्स यानी कि ऑलमोस्ट 4 मंजिला बड़े होते हैं, और कुछ मामलों में ये 20 मीटर यानी कि 6 मंजिला बड़े भी हो सकते हैं, जबकि इनका वेट 275 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन ओशियन सरफेस से 2000 मीटर की गहराई पर रहने वाले कोलोसल स्क्विड इसे 10 मीटर की हाइट के साथ चैलेंज करता है, एंड इस बैटल को काफी हद तक जीत भी जाता है, क्योंकि इसका वेट इससे 2 से 3 गुना यानी कि 500 से लेकर 700 किलोग्राम तक का होता है। अब कोलोसल स्क्विड ज्यादातर अंटार्कटिक सर्कल जैसे ठंड एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इन जायंट एनिमल के साइजेस और ताकत को देखते हुए कई बार लगता है कि ये हम इंसान और हमारी समुद्र में तैरने वाली शिप्स के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं, पर रियलिटी इससे कहीं ज्यादा अलग है। देखो, इन एनिमल्स के बड़े आकार को देखकर लगता है कि समुद्र की अंधेरी दुनिया में रहने वाले ये जायंट एनिमल्स काफी ज्यादा शिकार करते होंगे, पर रियलिटी इससे काफी अलग है, क्योंकि स्टाइजियोमेडुसा जाइगैंटिया एंड जायंट स्क्विड जैसे मोस्टली सी जायंट एनिमल्स की डाइट का मेजर पार्ट शिकार से नहीं बल्कि समुद्र में होने वाली बारिश से आती है, जिसके बारे में हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया भी है। लेकिन इन शॉर्ट कहूं तो ये एक फिनोमेना होता है जिसे मरीन स्नो कहा जाता है, जिसमें सनलाइट जोन में मौजूद एनिमल एंड फोटोसिंथेसिस बेस्ड प्लांट समय के साथ साथ डिग्रेड होकर छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स टूटते हुए समुद्र की गहराई तक डूबते रहते हैं, और यही न्यूट्रिशन से भरे पार्टिकल्स पर ये जायंट एनिमल्स डायरेक्टली या फिर इन्हें खाने वाले दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। डीप सी में रहने वाले ये एनिमल्स भले ही काफी बड़े हो, लेकिन इनके बड़े साइज के साथ इन्हें कॉन्सिक्वेंस भी झेलना पड़ता है, जो कि है इनका एक्सट्रीमली स्लो मेटाबॉलिज्म। क्योंकि देखो, क्लाइबर्स लॉ के अकॉर्डिंग ना किसी भी जीव का मेटाबॉलिज्म रेट उसके साइज के साथ साथ लीनियर नहीं होता, बल्कि एनिमल्स का मेटाबॉलिज्म रेट उसके मास के 3/4 के बराबर होता है। अब देखो, शॉर्ट में समझाऊं तो ये लॉ कहता है कि कोई भी एनिमल जितना बड़ा होगा उसका मेटाबॉलिज्म रेट उतना ही ज्यादा स्लो होगा, और यही सेम चीज इन जायंट डीप सी क्रिएचर्स पर अप्लाई होती है। क्योंकि ये भले ही हमें काफी डरावने लगे, लेकिन असल में इनका स्वभाव ना काफी शांत होता है, और ये हमारी इमेजिनेटिव स्टोरीज के मॉन्स्टर्स की तरह शिप्स पर हमला करके उसे डुबाने के बजाय समुद्र की गहराइयों में छुपकर आराम से मरीन स्नो या फिर अपने आसपास आने वाले छोटे मोटे एनिमल्स को खाकर जीते हैं। यानी कि 17वीं सेंचुरी में फ्रांस के उस शिप को किसी जायंट स्क्विड ने तो नहीं डुबाया था। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर बड़े कोलोसल स्क्विड की बात करें तो इनका मेटाबॉलिज्म रेट इतना ज्यादा स्लो होता है कि इन्हें अपनी पूरी लाइफ में ज्यादातर समय शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और कई बार तो ये कई महीनों तक बिना शिकार किए ही जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि एक कोलोसल स्क्विड का मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा स्लो होता है कि वो अपने पूरे दिन में केवल 45 कैलोरीज ही बर्न करता है, जिसके लिए उसे दिन भर में केवल 0.03 किलोग्राम फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ये खाना कितना कम है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि समुद्र में तैरने
तैरने वाली टूथ फिश जो कि 500 किलोग्राम के अराउंड होती है ना, उसे खाने के बाद कोलोसल स्क्विड 200 दिनों तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकता है। अमेजिंग राइट? तो समुद्र की गहराइयों में इवॉल्व हुए ये जायंट्स मोस्टली समुद्र के सनलाइट जोन में रहने वाले छोटे एनिमल्स की स्पीसीज से ही इवॉल्व हुए हैं। पर आखिर समुद्र की इन गहराइयों में ऐसा क्या है जिसके चलते ये अपने एंसेस्टर्स से कई गुना बड़े होकर जायंट्स में बदल गए? देखो, वैसे तो इन सी एनिमल्स के जाइगेंटिज्म के कई रीजंस है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज में मेजरली 3 रीजंस को ही काउंट किया जाता है। पहला रीजन है लो टेम्परेचर। कई साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि जैसे ही कोई जीव कोल्ड एनवायरनमेंट में इवॉल्व होता है ना, तो उनका सेल साइजेस नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे उस एनिमल का ओवरऑल साइज भी काफी बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ इनका एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आर्कटिक सर्कल में रहने वाली ग्रीनलैंड शार्क्स है, जिनकी लेंथ अराउंड 7 मीटर तक ग्रो हो सकती है और साथ ही इस कोल्ड एनवायरनमेंट में इन्हें 200 से 500 सालों तक की लंबी उम्र भी दे देती है। दूसरा कारण है फूड स्कार्सिटी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है कि ये जायंट एनिमल्स समुद्र के उस हिस्से में रहते हैं जहां सनलाइट ना के बराबर पहुंचती है, इसीलिए समुद्र के इन हिस्सों में फूड स्कार्सिटी काफी ज्यादा है और एनिमल्स सरवाइव कर पाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा मरीन स्नो को कंज्यूम कर सके। यानी कि जिसका एरिया काफी बड़ा होगा, जिसका मुंह का साइज काफी बड़ा होगा, वो यहाँ पर इजीली सरवाइव कर पाएगा और इसी कारण से बड़े एनिमल्स को यह एडवांटेज मिलता है और इससे स्मॉल एनिमल्स भी जायंट एनिमल्स में इवॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा फूड स्कार्सिटी का ये भी रिजल्ट होता है कि अब छोटे एनिमल्स उनसे बड़े एनिमल्स का शिकार बनने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे शिकार होने से बचने के लिए कई छोटी स्पीसीज भी जायंट एनिमल्स में इवॉल्व हो जाती है। और ये भी एक कारण है जिसके चलते जो एनिमल स्पीसीज समुद्री सरफेस पर कुछ सेंटीमीटर तक होती है ना, वो समुद्र की इन गहराइयों में कई मीटर्स तक बड़े जायंट्स बन जाते हैं। नंबर 3, हाई प्रेशर। देखो, 1999 में हुई एक स्टडी के मुताबिक पृथ्वी पर रहने वाले मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स का साइज डायरेक्टली उनके ब्लड में ऑक्सीजन के डिसॉल्व होने से रिलेटेड होता है और इस स्टडी में यह पाया गया है कि हाई प्रेशर में ऑक्सीजन का डिसॉल्व होना काफी मैक्सिमाइज हो जाता है और क्योंकि समुद्र में लगातार ये प्रेशर बढ़ता जाता है, इसलिए 1000 मीटर्स की डेप्थ पर यह प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसका सीधा इफेक्ट यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स पर पड़ता है और इनके ब्लड में भी ऑक्सीजन का डिसॉल्व बढ़ जाता है और वो इस तरह के जायंट्स में इवॉल्व हो जाते हैं। वैसे इन जायंट डीप सी एनिमल पर और भी कई स्टडीज चल रही है, यानी फ्यूचर में हमें इनके बारे में और भी कई सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कभी आपके सामने इस तरह का कोई जायंट डीप सी एनिमल आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों, जाने से पहले क्या आपको पता है कि जो व्हेल मछली है, जो कि आज की दुनिया में पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव या फिर कहे सबसे बड़ी मछली है, वो असल में एक समय मछली हुआ ही नहीं करती थी। एक समय ऐसा था जब ये व्हेल्स जमीन पर रहा करते थे और इनके पास 4 पैर और एक लंबी पूंछ हुआ करती थी। लेकिन हम सब ने तो ये पढ़ा है कि जो जीवन है उसका एवोल्यूशन समुद्र के अंदर से बाहर निकल कर हुआ था। हम इंसानों में इवॉल्व होने वाले जो मैमल्स थे वो भी एक समय पर पानी के अंदर रहा करते थे और जब वो पानी के अंदर से बाहर निकला तब उसी से इवॉल्व होकर बहुत सारे जानवर बने। लेकिन व्हेल्स ने इसका उल्टा किया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ और आखिर व्हेल्स इतने बड़े कैसे बने? अब अगर आप इसके बारे में पूरी कहानी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है अंटार्कटिका में हुए एक ऐसे एक्सप्लोरेशन के बारे में जो काफी परेशान करने वाला था। लेकिन इस एक्सप्लोरेशन ने हमें कुछ ऐसी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज दी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर टैप करो, इस कहानी को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।